Zest IS, nurturing minds. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो अभी यहाँ से हमारा इकोनॉमी शुरू हो गया है, इन्वायरमेंट तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ये भी असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट इज InvITs distributed to their investors is exempted from tax but dividend is taxable। तो ये जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके जो इन्वेस्टर्स है उनको टैक्स से एग्जेम्पशन दिया है, बट उनको जो डिविडेंड मिलता है उस पर टैक्स लगा सकते हैं। तो आपके जो इन्वेस्टर्स है, स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टर्स को दो टाइप का रिटर्न मिलेगा, एक तो इसका जो इनकम आएगा और दूसरा आएगा आपका डिविडेंड। तो ये बोल रहा है कि इस पे जो है टैक्स नहीं लगेगा बट डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। तो ऐसा क्यों होगा भाई? एक पे टैक्स नहीं लगेगा, एक पे लगेगा। एंड ये भी सोचो कि ये क्या बोल रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें विच इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट। और यहाँ पे कौन से हाई एंड इंडिविजुअल, बहुत अडानी अंबानी जैसे लोग ही इस पे इन्वेस्ट करेंगे, राइट? और इनको कैसे एग्जेम्पशन करेंगे? फिर रेवेन्यू आएगा कहाँ से? सॉरी अंबानी जी, स्पेलिंग मिस्टेक। फिर तो अगर गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाना बंद करेगी तो हमारे रेवेन्यू का सोर्स क्या बचेगा गवर्नमेंट के पास? तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है जब ऐसे बड़े ट्रस्ट के लिए कुछ बात बोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो यहाँ पे हाई एंड इंडिविजुअल जो बहुत अच्छा सा कमा रहे हैं उस पर भी टैक्स लगेगा। और ये कितनी रिडंडेंट सी बात है कि डिविडेंड पे लगेगा, इनकम पे नहीं लगेगा, है ना? आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? फिर तो सब कुछ इनकम, फिर तो ये बोलेंगे कि सब कुछ हम डिविडेंड ही देते, इनकम तो हम देंगे ही नहीं क्योंकि इस पे टैक्स, सॉरी डिविडेंड तो हम देंगे ही नहीं, सब कुछ इनकम के इसमें डालेंगे क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है, ये क्यों देंगे फिर, राइट? तो ये तो हम लूप होल जैसा क्रिएट कर रहे हैं ना ये। तो ये पॉसिबल नहीं है, वायबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए करना, है ना? सेकंड स्टेटमेंट, अगर मेरा ये स्टेटमेंट गलत होता है तो वैसे भी मुझे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मेरा आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है जहां पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ब्यूटी है असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन की। अगर आपको दो स्टेटमेंट से अगर एक भी पता है कि गलत है तो आप सी या डी में से तुरंत मार्क कर सकते हो विदाउट नोइंग सेकंड स्टेटमेंट, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। बट चलो पढ़ लेते हैं। ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, सरफेसी एक्ट जो है आपका 2000 का, उसमें इनको एज अ बोरोवर्स रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये सही है, ये अगर किसी ने करंट अफेयर्स पढ़ा होता तो आ जाता वैसे, क्योंकि ये 2021 में ही इसमें चेंजेस किए थे। ठीक है, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते इस क्वेश्चन की। तो आपका ये जो ट्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इट इज सिमिलर टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है जहां पे इन्वेस्टर्स जो है आपके इन्वेस्टमेंट करेंगे और इनको रिटर्न में फिर कैश फ्लो जो है वो इट विल बी गिवन बैक इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इनकम। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका रिटर्न जो है दो टाइप में आता है, एक तो आपको डिविडेंड एंड इनकम मिलता है, दूसरा आपका कैपिटल गेन। तो जो आपका टैक्सेशन है वो डिविडेंड पे भी अप्लाई होता है और इनकम पे भी होता है अंडर इनकम टैक्स स्लैब रेट। तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपको टैक्सेशन चार्जेस लगते हैं। उसके बाद जो आपका कैपिटल गेन है उसके लिए आपका है कैपिटल गेन टैक्स। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों टाइप के लिए है। उसके अलावा और एक देखने की बात जो है 2021 में चेंज किया गया था दो एक्ट्स में, एक तो है आपका सरफेसी एक्ट जो आपका स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, और सेकेंड और एक एक्ट है रिकवरी ऑफ डेट एक्ट, इसमें भी चेंजेस किए थे। इन दोनों एक्ट में चेंजेस करके क्या उसका क्रक्स था कि इट एक्सपांडेड डेफिनेशन ऑफ बोरोवर सो दैट सरफेसी एक्ट में जो प्रोटेक्शन है दैट विल आल्सो इंक्लूड इन्वेस्टर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनके जो भी इन्वेस्टर है इनको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा सरफेसी एक्ट के अंदर, जो पहले नहीं था, इसीलिए ये चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अगेन दिस इज असर्शन रीजन बेस्ड एंड काफी इजी सवाल था। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट, अभी की कुछ बात कर रहे हैं, मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड had carried out
इंटरेस्ट रेट हाइक्स, बहुत से सेंट्रल बैंक्स ने, हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक किया था, इंक्लूडिंग आरबीआई, क्योंकि उस टाइम पे पोस्ट पैंडेमिक, ये भी कॉन्टेक्स्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक चीजें, प्राइसेस जो है आपके गुड्स के वो बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन हो रहा था अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे बहुत से सेंट्रल बैंक्स ने। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेंट्रल बैंक जनरली assume that they have ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means। तो हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक करने के पीछे क्या रीजन था, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और ये हमें हमारे स्टैटिक नॉलेज से पता है कि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स यूज करती है जब भी चीजों के दाम बढ़ते हैं। कैसे ये काम करता है, हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो लोन्स लेने का जो लोग लोन कम लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो कम हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से तो इन्फ्लेशन हो रहा है, क्योंकि मनी सप्लाई की वजह से कौन सा टाइप का इन्फ्लेशन होता है, आपका कॉस्ट पुश। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, और ये कब होगा, जब लोन लेना मुश्किल हो जाए। तो इसी वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक करते तो मनी सप्लाई इन ऑल कम होता है, और उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो भी कम हो जाती है। तो दैट्स वे सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपका सपोर्ट कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को, एंड बहुत ही मॉडरेट टर्म्स में, ऐसा कुछ भी एक्सेप्शंस नहीं है, काफी जेनरिक है, एकदम मॉडरेट स्टेटमेंट है कि बहुत से सेंट्रल बैंक्स ऐसा कर रही है, कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला कि ये कर रही है वो नहीं कर रही है, कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं, बहुत जेनरिक लैंग्वेज है, जेनरिक स्टेटमेंट्स है, और यहाँ पे भी जनरली बोला है, क्योंकि हमें पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज का जो रिफ्लेक्शन हो एग्जैक्टली इकोनॉमी पे नहीं होता, क्योंकि बहुत से बाकी के फैक्टर्स भी होते हैं जो प्राइसेस को बढ़ाने में या कम करने में रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लैंग्वेज किया है यूज, जनरली अज्यूम, ये जनरल प्रिंसिपल है, तो इसी वजह से आपका स्टेटमेंट ए सही होता है। काफी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अगेन दिस इज असर्शन रीजन बेस्ड, तो बहुत से क्वेश्चन आपने अभी अभी में ही देखे होंगे, इसी फॉर्मेट में है। उसके बाद पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। वेरी ब्यूटिफुली आर्टिकुलेटेड स्टेटमेंट। और कार्बन मार्केट हमें पता है कि ये बहुत इसका प्रोमिनेंस आया है, बहुत ये अटेंशन गेन कर रहा है, क्योंकि कार्बन मार्केट इज बीइंग यूज्ड फॉर कैप एंड ट्रेड, या फिर आपका जो पैट मैकेनिज्म है उसके लिए यूज होता है। तो सारा कार्बन ट्रेडिंग जो है वो अभी काफी ट्रेंडिंग है। दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ न्यू मैकेनिज्म फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को अगर मैनेज करना है तो दिस इज वन ऑफ द वाइबल वे, राइट। तो यही ये बात बोल रहा है कि ये लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट, देखो लैंग्वेज भी ऐसा नहीं बोल रहे कि इट इज द ओनली वे टू टैकल क्लाइमेट चेंज, नहीं, वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स। तो ये लाइकली टू बी, कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज की है, तो इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। काफी अच्छे से सेफ स्टेटमेंट बनाए, लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स। स्टेटमेंट 1 सही है आपका। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। तो बिल्कुल हो सकता है, इट इज जस्ट लाइक आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है, इनकम टैक्स है, वहां पे जिस तरीके से गवर्नमेंट टैक्स ले रही है उसी टाइप से यहाँ पे भी स्टेट ये टाइप के रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर से ले रहा है। किस तरीके से, कि आपका जो कार्बन ट्रेडिंग होता है वहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो अलग अलग पर्पज के लिए भी यूज यही आपका स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे डाउट हो सकता है कि 1 को माने या 2 को माने, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, बट क्या स्टेटमेंट 2 आपके फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन है। अभी ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर हम ए को माने सही है तो उससे क्या प्रतीत होता है कि कार्बन मार्केट्स ये क्यों प्रोमिनेंट, क्यों व्हाई इट इज वाइड स्प्रेड बीइंग यूज्ड। ये क्या बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट 1, कार्बन मार्केट ये जो मैकेनिज्म है ये क्यों पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर स्टेट को अपने रिसोर्सेज ट्रांसफर करना चाह रही है। तो ये तो रीजन नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यस दे आर अडॉप्टिंग दिस मैकेनिज्म, बट ये मैकेनिज्म अडॉप्ट करने के काफी सारे अलग रीजंस भी है। तो प्राइवेट सेक्टर इसको क्यों वाइड स्प्रेडली यूज कर रहा है, पैच।
प्राइवेट सेक्टर के पास क्या ऑब्जेक्टिव्स है कार्बन मार्केट मैकेनिज्म को यूज करने के? एक हो सकता है कि क्लियर टेक्नोलॉजी जो है आपकी ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसमें जो भी प्लेयर्स है वो इसमें इन्वेस्ट करें। तो इस इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स है दे विल पॉपुलराइज दिस मैकेनिज्म। सेकेंड क्या है, जो लो कार्बन प्रोजेक्ट्स है इनमें कोई इन्वेस्टर्स होंगे, दे विल ऑल्सो प्रेफर कार्बन मार्केट मैकेनिज्म। उसके अलावा गवर्नमेंट भी क्या बोल रहा है, दो टाइप के चीजें, एक तो ये हो गया आपके वॉलंटरी कि खुद से कंपनीज करना चाह रही है, दूसरा होता है मैंडेटरी कंप्लायंस, क्योंकि हर एक कंट्री ने, तीसरा ऑब्जेक्टिव आपका मैंडेटरी कंप्लायंस, जो गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देती है कंपनीज को कि आपको जो कार्बन फुटप्रिंट है वो आपको कंपलसरी उतना कट डाउन करना पड़ेगा। उसकी वजह से भी कुछ मार्केट मैकेनिज्म यूज हो सकता है, क्योंकि ये जो कार्बन क्रेडिट है ये ट्रांसफरेबल है। अगर किसी ने ज्यादा अर्न किया तो ये किसी को बेच भी सकता है। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट, दैट इज योर कार्बन मार्केट। एंड इवन जो एनडीसीज है, नेशनली डिटरमाइंड कंप्लायंसेस, जो आपके कंट्रीब्यूशन है, 83% of the NDCs submitted, those mentioned that they are intent to make use of this market mechanism for reducing greenhouse gases. तो ये जो compliance है that is also applicable for government and also for private industries. तो इस वजह से जिनके भी वॉलंटरी में सस्टेनेबिलिटी के टारगेट्स है, ये भी इसको पुश कर सकती है, और दूसरे उनके खुद के इंटरेस्ट हो तो भी पुश कर सकती है। सो दिस कैन नॉट बी द रीजन फॉर वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कार्बन मार्केट, राइट। तो इस वजह से आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी, दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, बिकॉज देयर कैन बी मेनी अदर कॉजेस ऑल्सो फॉर द वाइड फॉर यूजिंग दिस कार्बन मार्केट एज अ वाइड स्प्रेड टूल। नेक्स्ट आपका 24th क्वेश्चन, ये आपके सीधे सीधे स्टैटिक से आता है। Which of the following activities of the RBI is considered to be sterilization? So sterilization, we know this is the action taken by RBI to, what is the purpose? To neutralize. What it will neutralize? Impact of inflow and outflow of foreign reserves. Outflow of foreign reserves on any domestic monetary system, that is your sterilization, right? और ये क्या है, चार ऑप्शन दिए आपके, रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये नहीं है, एनबीएफसी का कोई ये नहीं है, डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये कोई रोल नहीं है। ये क्या है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन रिजर्व्स को कंट्रोल करना, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, ये भी नहीं है। आपका आता है ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओएमओ आपको पता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, दोज आर वन ऑफ द टूल्स यूज बाय द आरबीआई फॉर, क्या होता है इसमें, परचेस एंड और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ओवरऑल, कि आपकी जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको अचीव करना अगर इन्फ्लेशन है तो, एंड अलोंग विद दैट एंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव के लिए आरबीआई ये इंटरवेंशन करता है। स्टेरिलाइजेशन इज लाइक अ इंटरवेंशन बाय आरबीआई टू कंट्रोल द इनफ्लो ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, इनफ्लो और आउटफ्लो। ये वोलेटिलिटी जो क्रिएट करता है फॉरेन रिजर्व्स, उसको कम करने का एक तरीका है ये स्टेरिलाइजेशन, और वो किससे होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से। काफी आसान सा सवाल था ये, ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं छोड़ने, ये हमारे कोर स्टैटिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, इसको तो हमें 100% +2 लेके रहना है, ठीक है। अगर किसी का इकोनॉमी आसान, मतलब इसका कंफर्टेबल सब्जेक्ट बनता है तो आप यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद 21, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो पेपर की, क्योंकि सारे क्वेश्चन इकोनॉमी के दोज आर इजी एंड मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चार ऑप्शन दिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट, चार में से कौन से कैपिटल मार्केट है। तो हमें पता है कि मार्केट जो है आपका दो टाइप का है, एक तो है आपका कैपिटल मार्केट और दूसरा है आपका मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट इज समथिंग फॉर शॉर्ट टर्म,
शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स का जो ट्रेडिंग होता है दैट इज मनी मार्केट, एंड वो शॉर्ट टर्म डेट या लेंडिंग जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर लेस देन 1 ईयर। तो इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एंड दीज आर लेस रिस्की, राइट। तो रिस्क कम है तो इसके रिवॉर्ड्स भी कम है, तो इसीलिए रिवॉर्ड्स भी इसके कम ही रहेंगे। एंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं इसमें, कॉल मनी या फिर आपके ट्रेजरी बिल्स। तो ये आपके बिकॉज टाइम पीरियड जो है 1 साल से कम है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट से, दोज आर मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट ऑन द अदर हैंड क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट ट्रेडिंग, और जिसमें आते हैं आपके स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स, ये सारी चीजें आती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लो, स्टॉक मार्केट ले लो, तो यही सब है। ये तो आपका बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन बनाया है। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एब्सोल्युटली आएगा ये कैपिटल मार्केट में। कॉल मनी मार्केट ये मनी मार्केट है। ट्रेजरी बिल्स ये मनी मार्केट का पार्ट है आपका स्टॉक मार्केट। तो 1 and 4 आर राइट, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अभी ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है खुद से सोचने का, उस मोमेंट पे पेपर के वहां पे दिमाग लगा के सॉल्व करने का। ये आपको नॉलेज से ज्यादा आपके सोचने पे भरोसा रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपने ये टर्म कहीं ना कहीं पढ़ा हो बट 4 ऑप्शन देख के आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो फॉरगेट व्हाट यू हैव लर्न। ऐसे क्वेश्चंस में पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उस टाइम पे क्या सोच सकते हो, क्या दिमाग लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है, ये टर्म दिया है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, जो कंसेप्ट की व्हाट दिस कंसेप्ट डिस्क्राइब, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट होते हैं। मतलब यहाँ पे एस्पिरेंट के लिए काफी बेनिफिट है, कम पढ़ के भी ज्यादा आउटपुट लाने जैसे क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना, और सारे बिल्कुल हड़बड़ाने, बिल्कुल एक्साइटमेंट में आके कोई भी एक आंसर शुरू में ही मार्क मत करना। फर्स्ट रीड ऑल 4 ऑप्शंस वेरी केयरफुली, मार्क ईच वर्ड, हर एक वर्ड पे उतना ही वेटेज देना, हर एक ऑप्शन पे को उतने ही कॉन्शियसनेस के साथ पढ़ना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये क्या चीज को डिनोट कर रहा है, रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल uprooted from their countries due to war by giving them large cultivable land which they cultivate collectively and share the produce। तो यहाँ की हम केस स्टडी समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो वॉर टोन रीजन से डिस्प्लेस हुए, फॉर एग्जांपल सीरिया से कोई लोग यूरोप में चले गए, उनको क्या पॉसिबल है कि वो वहां जाके इनको कल्टिवेबल लैंड अफोर्ड करे। वहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन उनके लाइवलीहुड का है, यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस डोमेस्टिक कंट्री से चल रहा है, जैसे इटली जैसे कंट्रीज है वो इमिग्रेशन को अपोज कर रहे हैं। उस टाइम पे उस सिचुएशन में क्या ये पॉसिबल है कि उनके कल्टिवेबल लैंड दे, लैंड पे तो सारा झगड़ा होता है पूरे कंट्रीज में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल सा ऑप्शन है, इम्प्रैक्टिकल। ये बनाया भी ऐसी है कि आप तुरंत पढ़ के खत्म कर दो इसको, ठीक है, इसको हटा दिया। फिर आते हैं 4th ऑप्शन पे, A company extends loan, technical knowledge and material inputs to a number of small farmers in an area so that they produce agriculture commodity required by the company for its manufacturing process and commercial production। तो कंपनी ये सारे एसेट्स दे रही है किसको, फार्मर को, कि उसकी वजह से जो कंपनी के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो ये प्रोड्यूस करे। जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी हमें फोर्सफुल प्रोडक्शन करा रही थी, प्लांटेशन करा रही थी उनके रॉ मटेरियल के सप्लाई के लिए, बस यहाँ डिफरेंस ये कि ये लोग हमें लोन भी दे रहे, टेक्निकल नॉलेज भी दे रहे और मटेरियल इनपुट भी दे रहे। बट ये क्यों स्मॉल फार्मर्स के पीछे चलेंगे, अगर इनको रॉ मटेरियल चाहिए ही तो ये लार्ज फार्मर्स ये करेंगे ना, प्रेफर करेंगे, जहाँ की जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, जो हमें रिटर्न अच्छा दे, ये प्रायोरिटी होगी, ना कि स्मॉल फार्मर्स को प्रायोरिटी देंगे। इनका कोई सोशल ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कंपनीज का, प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव है, तो ये रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगी, हाई रिटर्न्स। तो ये स्मॉल फार्मर्स की जगह पे किसको प्रेफर, क्राइटेरिया क्या होगा चूज करने का, जो रिटर्न अच्छा दे, राइट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा। फिर ये क्या बोल रहा है, 2 स्टेटमेंट देखो बी एंड सी, ऑब्जर्व द पैटर्न, दोनों स्टेटमेंट एक तरह के बनाए। मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, यहाँ पे भी क्या है, मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर। तो ये दोनों स्टेटमेंट लाइकली कि इन दोनों में से आंसर हो, क्योंकि एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचो क्या हो सकता है, उसने एक स्टेट में एक आंसर रखा है, सिमिलरली उसने थोड़ा सा चेंज करके दूसरा ऑप्शन बनाया, तो हमें ये तो पता चल गया जब भी ऐसे सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट्स दिखे तो लाइकली पॉसिबल दैट इन दोनों में से कोई एक आंसर हो।
मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विथ ए कॉर्पोरेट बॉडी and surrender their land to the corporate body for fixed term for which the corporate body makes an payment on agreed amount to the farmers। एक तो ये बात बोल रहा है सरेंडर, कोई फार्मर अपनी जमीन कतई नहीं सरेंडर करेगा, ये तो एकदम रिडंडेंट है कि सरेंडर करे, वो भी किसको, कॉर्पोरेट बॉडी को, ताकि वो कल्टिवेट करे। ये तो उल्टा प्रोसेस होना चाहिए ना, कॉर्पोरेट बॉडी विल गिव देम, ये तो भी थोड़ा बहुत सेंस बन रहा है कि कोई चीजें ये देगा और फार्मर्स को बोलेगा कि आप कल्टीवेट करो। यहाँ पे ये उल्टा बोल रहे हैं कि फार्मर्स उनको सरेंडर करेंगे, क्यों भाई, कॉर्पोरेट बॉडी का थोड़ी काम है फार्मिंग का, है ना। तो थर्ड ये भी सी भी कट जाता है। बी क्या बोल रहे हैं, मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो ये काफी रीजनेबल सा ऑप्शन दिख रहा है और काफी एज टर्म सजेस्ट, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, एक लार्ज फील्ड बना रहे सब अपना एक कंट्रीब्यूट करके, जैसे लैंड पुलिंग टाइप का होता है कि हर कोई मिलके, दिस इज लाइक कलेक्टिव एक्शन मॉडल, सब लोग मिलकर कोऑपरेट कर रहे सो दैट दे हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ऑल्सो बार्गेनिंग पावर भी इनकी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर बी है। एंड फ्रॉम नॉलेज पर्सपेक्टिव ये जो कंसेप्ट है दैट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम वियतनाम का जो लार्ज फील्ड मॉडल है, वहां से ये कंसेप्ट अडॉप्ट की गई है, स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, यह भी एमएसपी पे है। एमएसपी अगेन वेरी प्रोमिनेंट थीम फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, कभी ना कभी क्वेश्चंस आते ही है, लेट इट बी प्रीलिम्स लेट इट बी मेंस। एंड एमएसपी के अभी डिमांड का भी बहुत चल रहा था, तो इसी वजह से इस साल भी प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो अभी देख के रखना। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइजर सीड्स, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है इज आर कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। एंड थर्ड बोल रहा है सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड फीड फॉर कुकिंग। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी। अभी थर्ड स्टेटमेंट देखो, सम ट्राइबल पीपल यूज दिस फॉर ऑयल, ऑयल के लिए ये जो सीड्स है वो कुकिंग में यूज होता है क्योंकि ये ऑयल सीड्स है। तो हो सकता है ये तो काफी जेनेरिक सा स्टेटमेंट दिख रहा है, राइट। ऐसे भी नहीं को कोई स्पेसिफिक ट्राइबल बोलिए तो जहां पे सोचना पड़े कि ये लोग यही लोग एग्जैक्टली यूज करते हैं। सम ट्राइबल बोला है एंड हो सकता है कि ये ऑयल सीड है तो वो कुकिंग के लिए यूज करते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट तो मेरा सही है। अगर मैं इसको सही मान रही हूँ तो हो सकता है मेरा पहला स्टेटमेंट भी सही हो, क्योंकि एमएसपी में काफी सारे आपके ऑयल सीड्स आते हैं, ऑयल सीड्स। तो मुझे अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पता है कि 22 क्रॉप्स जो है दोज आर मैंडेटेड, कि इनको तो देनी ही देनी है। कहीं पे 23 भी होते, कभी 24 भी होते एमएसपी के लिए, बट 22 जो है वो तो मैंडेटेड है। उसमें आपके अगर 3 टाइप के टाइप्स बनते हैं, एक तो जो है आपके खरीफ, दूसरे जो है आपके रबी और तीसरे आपके कमर्शियल। तो ऑलमोस्ट आपके जो 14 क्रॉप्स है, 2 आर खरीफ क्रॉप्स, 6 आर राबी क्रॉप्स एंड 2 आर कमर्शियल क्रॉप। अभी ये कमर्शियल में ऊपर नीचे होता रहता है कभी, ठीक है, जैसे डीएस कोकोनट यूज कर लिया, कभी कोपरा डाल दिया, कभी टोबैको वीएफसी का डाल दिया एमएसपी में, तो ये होता रहता है प्लस माइनस, बट ये तो फिक्स है खरीफ एंड राबी। तो इसलिए मैं पहला स्टेटमेंट सही मानूंगी क्योंकि इसमें काफी ऑयल सीड्स है जो जिसको एमएसपी मिलता है, स्पेशली जैसे ग्राउंड नट हो गया, इसको मिलता है। उसके अलावा सोयाबीन हो गया, उसके अलावा सनफ्लावर हो गया, तो उसके हिसाब से ये नाइजर सीड्स को भी देते होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। अभी आता है सवाल खरीफ है या रबी है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ये रिप्लेस करके भी दे सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे रबी हो और उसने रिप्लेस करके दिया हो। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज समथिंग जहां पे आपको डाउट क्रिएट हो सकता है एग्जाम सिचुएशन में, ये थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन लग सकता है सेकंड स्टेटमेंट। बट हमें पता है कि जो खरीफ के 14 क्रॉप्स है उसमें मोस्टली ऑयल सीड्स ही है, क्योंकि ये गर्मियों में ही क्रिएट होते हैं, कल्टिवेट होते हैं, हार्वेस्टिंग होती है इनकी। ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया। तो विद द कॉमन अंडरस्टैंडिंग सारे ऑयल सीड्स मैं मान लेती हूँ कि खरीफ है, तो इसकी वजह से ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। एंड आई लेफ्ट विथ ऑल 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द above are considered as intangible investment? intangible investment which are not visible, जिसका डायरेक्टली कोई एविडेंस नहीं है, विजिबल नहीं है, इनविजिबल जो चीजें हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो intangible which is something value creating, जो वैल्यू क्रिएट करता हो और जो
नॉट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में तो सारी आपकी विजिबल चीजें हैं, राइट ये दोनों चीजें। तो अगर मैं ये अंडरस्टैंडिंग मेरी क्लियर है तो काफी आसान हो जाएगा। ब्रांड रिकॉग्निशन इट इज समथिंग वैल्यू क्रिएटिव, इट इज नॉट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो ये सही है मेरा। इन्वेंट्री इट इज समथिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये भी मेरा इंटेंजिबल एसेट है। और ये क्या है, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, दिस इज अगेन समथिंग वैल्यू, कि कितने आपके क्लाइंट्स है, ये लिस्ट जो है दैट इज इंटेंजिबल। तो आपके आते हैं 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, तो मेरा ऑप्शन है ओनली 3। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। 15 फाइनेंस कमीशन वाज देयर इन न्यूज, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था, तो आपने पढ़ा ही होगा। ये इकोनॉमी का एकदम कोर पार्ट भी आता है, एंड इवन पॉलिटी में भी आपने पढ़ा होगा 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या है, तो ये सारी चीजें देख लेना। इवन बी के टाइम के लिए भी इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन कौन देता है, 15 फाइनेंस कमीशन के क्या मैंडेट है, बिकॉज रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन के भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस इशू कर दिए हैं, तो आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। और ये भी देख लेना कि डिफरेंस क्या है। 14 एज सच अभी 16 के लिए पढ़ना होगा, पर तो भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखना कि 14 फाइनेंस कमीशन एंड 15 फाइनेंस कमीशन, इनके क्राइटेरियाज में क्या डिफरेंस है, स्पेशली पॉपुलेशन को लेके। कौन सा सेंसस यूज किया था पॉपुलेशन के लिए, सेंसस, यही एक बस मेजर चेंज आपको देखना है। फिर अभी देखना है कि कौन से क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन, अभी 3 क्राइटेरिया तो ऑलरेडी दिए, पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस, इनके अलावा कौन से बाकी के क्राइटेरियाज है। तो हमें पता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसी के लिए तो 14 एंड 15 फाइनेंस कमीशन का चल रहा था, क्योंकि साउथ की जो स्टेट्स है वो बोल रहे थे कि वी हैव इन्वेस्टेड इन इम्प्रूविंग अवर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, सो सेंसस में हमारा पॉपुलेशन कम आएगा, तो इसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिल रही है एज सच, तो उनको रिवॉर्ड करने के लिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वाज बीइंग इंक्लूडेड एज वन ऑफ द क्राइटेरिया। सेकंड आपका फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी बिल्कुल सही है। थर्ड आपका गवर्नेंस रिफॉर्म्स, तो ये एज सच क्राइटेरिया नहीं है। स्टेबल गवर्नमेंट, अगेन देखो ये काफी वेग सी चीज है, इनका कोई फिक्सेशन नहीं है। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आप किस बिना पे आप इसको ऑब्जेक्टिफाई करोगे, राइट, ये भी कोई ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला क्राइटेरिया है नहीं ऑब्जेक्टिफाई करने का। कौन सी चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिफाई जिसका ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट हो सकता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का हो सकता है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का हो सकता है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, क्योंकि इससे डायरेक्टली पता चलता है कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, राइट। तो हमारे ऑप्शन आते हैं 1, 3 एंड 5, तो मेरा ऑप्शन है बी। उसके अलावा आपको वेटेज भी पता होना चाहिए, जैसे पॉपुलेशन को है आपका 15%, एरिया को है आपका 15%, इनकम डिस्टेंस सबसे ज्यादा इसको वेटेज दिया है 45%, कि जो सबसे लोएस्ट है और हाईएस्ट है इनके बीच का जीडीपी, जो भी स्टेट्स है उनके बीच का डिफरेंस कितनी ज्यादा दूरी है, जिसको सबसे कम जीडीपी है जिस स्टेट का उसको ज्यादा मिलेगा आपका ग्रांट, है ना। उसके बाद डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसका दो आपको कितना है 12.5% वेटेज दिया है। फिर आपका फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इसको है आपका 10%, एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स इसको सबसे कम है विच इज 2.5%, ठीक है। तो ये आपको वेटेज भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, on how many of the above does UNOPS Sustainable Investment in Infrastructure and Innovation Initiative focus for its investment। अभी अगर ये करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा है आपने तो भी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। सोचिए कि मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन देखो कितने आसान से दिए, 4 ऑप्शन दिए, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर एंड रिन्यूएबल। सीधा एसडीजी से कनेक्ट करो, कौन से एसडीजी से मैं लिंक कर सकती हूँ। अफोर्डेबल हाउसिंग, यस इट इज पार्ट ऑफ, हेल्थ केयर बिल्कुल है, रिन्यूएबल एनर्जी बिल्कुल है, क्लीन एनर्जी। तो मेरे ऑप्शन बचते 1, 3 एंड 4। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए एज सच कोई एसडीजी लिंक डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे कर सकते हैं, बट डायरेक्टली एज सच कोई नहीं है। तो 1, 3, 4 मेरा ऑप्शन है। सिंपल एंड डायरेक्ट रखना है, बहुत अभी एसोसिएट करने लग जाओगे तो सब कुछ ही एसडीजी से लिंक कर दोगे। डायरेक्ट कौन सा है इसमें, हेल्थ केयर है, रिन्यूएबल एनर्जी, अफोर्डेबल हाउसिंग है। 1, 3 एंड 4, my answer is C. Zest IAS, nurturing minds.